नमस्कार। मैं विवेक सर आपका अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे, फिट होंगे, ऐसा उम्मीद मैं करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ फिर मैं अपने अगले टॉपिक पर आता हूं, हिंदी के सेकंड पार्ट में। आपने हिंदी का पहला पार्ट देख लिया, जिसमें लगभग स्वर को पढ़ लिया था कि स्वर कहाँ कहाँ पे है, उसका उच्चारण स्थान कैसे कैसे होता है। अब हमने सोचा क्यों ना एक ही जगह समग्र समाहित करके वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ साथ घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और कंठ, तालु, मूर्धा कौन कौन से के वर्णों के कौन कौन से उच्चारण हैं, उन सबको हम एक ही चार्ट में पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। हमने कहा आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, बस हमारे साथ वीडियो को देखते रहना है। और जैसे वीडियो को देखते रहेंगे और एक एक स्टेप को बस फॉलो करिए, देखते रहिए, पूरा का पूरा वर्णमाला कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, जहां से 2-4 नंबर के तो आने आने, टेट में तो आता ही है 5-6 नंबर का, सुपर टेट में भी 2-3 नंबर से 4 नंबर से कम नहीं आना है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब वर्णमाला का ये बात मैंने शुरू कर दिया, लेकिन देखिए सबसे पहले हम एक एक स्टेप उठाएंगे। ये पूरा का चार्ट आप लोगों के सामने दिख रहा है और बखूबी मेहनत करके इसको बनाया गया है बढ़िया से आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, कोई कठिनाई ना हो किसी में। ठीक, हम लोग उसको ध्यान में रख के इस चार्ट को बनाए हैं। अब देखिए हम सबसे पहले वर्णमाला में स्टार्ट करते हैं उच्चारण स्थान। जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें यही बात हुई थी कि व्यंजन का उच्चारण स्थान आपको बताना था, व्यंजनों के वर्णों का जो है उच्चारण स्थान बताना था, घोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण इत्यादि चीजें बतानी थी। तो उसमें स्वर में भी था, तो हमने सोचा क्यों ना एक चार्ट के माध्यम से बता दिया जाए, पूरा का पूरा मैटर यही खत्म हो जाए। नहीं तो एक एक चीज को लेते फिर एक भूलते, एक आता, एक भूलते, एक आता, तो वो समस्या होती। कुछ दोस्तों ने हमारे बताया कि सर उसमें जो हमने स्वर में, मैं एक चीज और याद आई मैं आपको बताऊं, लोगों ने बताया कि सर जो स्वर में आपने बताया है मूल दीर्घ स्वर जो होता है, जैसे आई है, औ है ना, इसको बताया, तो मूल लगा देने से कोई उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा, मूल तो वही होगा। मैं कह दूं मूल हरस स्वर, तो अ ई उ होगा, री होगा, मूल ये है। इसी प्रकार से ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। आइए अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग। उच्चारण स्थान की बात हो रही है। अब आइए हम देखते हैं कंठ। संस्कृत में पढ़ते हैं हम लोग कंठ को, तो कहते हैं अपु विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब कि अ से लेके का। देखो अब हिंदी में हम कह रहे हैं कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, जो स्वर और व्यंजन सबकी देखेंगे। ठीक, देखो अपु विसर्जनीय नाम कंठा संस्कृत में कहते हैं, तो का वर्ग, जो का वर्ग में आता है वो देखो, क ख ग घ अंगा, ये पूरा का वर्ग का हो गया, है कि नहीं, क ख ग घ अंगा। ठीक, अब देखो जो आपको ध्यान देने वाली बात वो है हा। ये क्या है? हा। हाँ, ये भी क्या है? कंठ है। किससे उच्चारित होने वाला है? कंठ से। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है टेट में, इसमें भाई टेट में। बात क्लियर हुई? आइए, का वर्ग का पूरा का ख गा घ अंगा। ठीक, हा वर्ण भी आता है। और क्या है? अब आइए स्वर में चलते हैं। स्वर में अ और बड़ा आ, अ और बड़ा आ, तो क्या क्या आएगा भाई कंठ में? का ख गा घ अंगा, ह और अ और आ, स्वर के दो वर्ण अ आ, और क्या होगा? क ख ग घ अंगा और ह। ये कौन से वर्ण होंगे? कंठ। अब जानने की बात है, हमारे जो हम बना देते हैं चित्र, जिसके माध्यम से हम देख सकेंगे। समझ जाना भाई, है बहुत अच्छा ग्राफ तो नहीं बना पाते हम, लेकिन फिर भी बस समझने की कोशिश करना। ठीक, ठीक है। देखिए आपका ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? कंठ। हमने कर लिया कंठ। ठीक, अब देखिए तालु, ये वाली बात यहां से आएगी, ये हो गई आपकी तालु, ये हो गई आपकी जीभ। ठीक, फिर मूर्धा, उलट के जीभ बोला जाता है, जीभ को तोड़ के बोला। अभी मैं एक एक को प्रोनाउंसिएट करके बताऊंगा। मैंने कहा अगर आपको सही तरीके से वर्णों को उच्चारण करना आ गया तो पूरा का पूरा वर्णमाला आपके जुबान पे है। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन दोस्तों उन बच्चों को जो अभी फ्रेशर हैं, जो नए हैं, वो लोग भी देख लें, और जो पुराने हैं उनके लिए रिकॉल होगा। ठीक, तो क्या होगा? मूर्धन्य दंत, ये दंत की बात हो गई, यहाँ की बात, ये जीभ हो गया, मतलब कि तालु, ये तालु हो गया, और ये आपका कंठ हो गया। ठीक, अब ओष्ठ, ये आपका ओठ, ओष्ठ। ठीक, ये आपका ओष्ठ। हम इतने बारे में बात करेंगे, हालांकि बहुत अच्छे से नहीं बना ये ग्राफ, फिर भी मैं एक एक वर्ण को इस तरीके से। तो क्या हो गया? देखो इधर देखो, अगर यहां से नहीं समझ में आता एक तरीके से, कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ
तालु, मूर्धा, जीभ को उल्टा लड़ा के बोलते हैं मूर्धा, है ना, मूर्धा, दंत, फिर क्या है ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। हो गया। इतने के आधार पे हम लोग स्वर और व्यंजन में उच्चारित वर्णों को देखेंगे। तो सबसे पहले कंठ को देख रहे हैं, तो का वर्ग पूरा आ और हा, ये क्या हो गया कंठ। तालु की बात करें, तालु क्या है, ईचु यसा नाम तालु, संस्कृत में कहते हैं ईचु यसा नाम तालु। अच्छा देखो, कंठ की बात हो गई, तालु की बात मैं करता हूं। तो ईचु यसा नाम, देखो ई से ई वाले और चा, चा का पूरा देखेंगे, चा वर्ग का, चा, छा, जा, झा, इया, ये देखो चा, छा, जा, झा, इया, ये पूरा क्या है तालु है। तालु का क्या होगा भाई, पूरा चा वर्ग। उसके बाद क्या है, ईचु यसा नाम, ईचु यसा नाम। अब देखो शा, ये भी क्या हो गया आपका तालु। सा क्या होगा, देखो सा जब हम बोलते हैं तो हम लोग प्रोनाउंसिएट गलत करते हैं। बचपन में बहुत कूटे भी गए हैं, कूटे कैसे गए हैं, कहते हैं ये ऐसा सा लिखा जाता है सलजम में, या रमेश में ये वाला सा रहेगा, या सरसों में ये वाला सा रहेगा, या षटकोण में ये वाला सा रहेगा, है ना। तो उल्टा कूटते हैं, लेकिन वो प्रोनाउंसिएट खुद ही गलत करते थे और पीटे जाते थे बच्चे। लेकिन सही मायने में हिंदी का उच्चारण वो स्वयं नहीं करते थे। आइए आज हम आपको सा सा में एक अंतर बता देंगे, जिससे कि आप क्लियर समझ सकोगे कि सा सा में अंतर क्या है। नहीं तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बड़का सा, खष्टी सा, दंती छोटका सा, ऐसे पढ़ते हैं नहीं। लेकिन ये इसका सही नहीं उच्चारण है। ये ऐसे कोई बोलता है रमेश में छोटका सा, तो ये बताना पड़ता था, या बड़का सा, जो भी हो। लेकिन हमको समझने की बात, अगर सही प्रोनाउंसिएशन किया जाए और प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण सही अर्थ मायने में, अगर सही अर्थ में बच्चे को बता दिया जाए, तो बच्चा लिखने में भी गलती नहीं करेगा। आज हम बताते हैं। देखो ये देखो, ये सा क्या है, तालु, तालु वाला सा जिसमें होगा, तो तालु के हिसाब से आप बोलिए क्या, जीभ क्या करेगी, मोटी होके आपके तालु में लगेगी, क्या, ये हो गया सा, क्या हो गया सा। जो कौन सा सा, जिसको आप बड़ा सा कहते हो, ये वाला चा। क्लियर हुआ, शा, मतलब जो आपकी जो जिह्वा है वो मोटी होकर के क्या करेगी, ताल में टच करेगी, और तब जाके सही प्रोनाउंसिएट होगा, तब निकलेगा शा। अच्छा मूर्धन्य, अब क्या होगा, सा, जीभ का ये वाला भाग थोड़ा सा करेगा और आपके ऊपर से यूं करेगा जीभ, है ना, सा, सा, इस तरीके से सा होता है ये वाला। क्लियर हुआ, सा, क्या, सा, दोनों में अंतर है, क्या, सा। क्लियर हुआ, ये कौन सा सा होगा, ये हो गया मूर्धन्य वाला सा। ठीक, अब बात करते हैं दंती सा, दंती सा ये वाला। ठीक, इसमें क्या होगा भाई, देखो सा, दांत को बैठाइए, सा, सा, इसमें सिरसी जो सिरसिराहट की जो वायु निकल रहा है, सा, ये वाला सा निकलेगा, इसमें दंत से निकलेगा, दंत को बैठाएंगे और झटके से छोड़ेंगे, सा, ये प्योर सा है। ठीक है, अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी, इन तीनों सा का उच्चारण कैसे मुख से उच्चारण होता है सही तरीके से। तो आइए फिर से चलते हैं, तालु पे हम लोग चल रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, तालु की बात कर रहे थे। तालु में क्या है, ईचू यसा नाम तालु, तो चा वर्ग पूरा, चा, छा, जा, झा, इया, ये हो गया। फिर क्या होता है भाई, कौन सा सा आएगा, तालु, कैसा होगा, चा, ये वाला सा, और या और ई, आई, 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 ए कैसे बनता है भाई, ये ए कहते हो, अ में ई जुड़ता है तो बन जाता है ये, और आ में, अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी बड़ी, वो आप समझ सकते हो, उतना पढ़े हो, इसमें ये जुड़ता है तो बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ईचू यसा नाम, ई से बनने वाले ये हो चाहे ये हो, कुछ भी हो, ये छोटी बड़ी हो चाहे ए हो, है ना, ये पूरा, और या ईचू यसा, या सा नाम, सा नाम, ई चू या शा नाम, तालु। क्लियर हुआ, ई वाला पूरा, चू मतलब चावर का पूरा, य सा नाम तालु। यही संस्कृत में इसी तरीके से बनाया गया। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी चीज बनाने के पीछे कुछ लॉजिक रहा होगा, इसे थोड़ी कोई बना देता होगा, है कि नहीं। कोई सूत्र वगैरह अगर बनता है तो कोई ऐसे थोड़ी बना देता होगा। तो क्लियर हो गया, अगर संस्कृत के सूत्र को याद कर लो तो ऐसे याद हो गया, ईचू यसा नाम तालु, सीधी सी बात है रटने वालों के लिए। तो ईचू यसा नाम चावर का पूरा, और इसमें कौन सा सा आएगा, तालु सा आएगा, तालब्य सा आएगा, इसको कहते हैं तालब्य सा। इसका मतलब है चा, छा, जा। ये पूछा है क्वेश्चन, पूछा है कि जा का उच्चारण स्थान, कंठ है, तालु है, मूर्धा, दंत है, ओष्ठ, कौन सा होगा भाई, तो जा कौन सा होगा, ये तालु होगा, क्योंकि ये च, छ, जा, ये किसका वर्ग है, ये चा का वर्ग है। क्लियर हो गया, तो ये बात क्लियर हो गई। मूर्धा में आते हैं, बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है हमारे साथ बने रहिए, पूरा रटवा देंगे लास्ट तक। मूर्धा क्या है, मूर्धा में ट, ठ, टा वर्ग पूरा ले लो, ट, ठ, ड, ढ, अणा, फिर अणा खत्म हो गया, ये पूरा टा वर्ग हो गया। ठीक, अब देखिए
मूर्धन्य में खष्टी सा जिसे कहते हैं, मूर्धा सा बोलते हैं इसको, मूर्धा सा। ठीक, मूर्धा सा, मूर्धन्य ऐसे दिख भी रहा है, ये तो आपको पता हो जाता है ये मूर्धन्य सा है। ठीक, क्लियर हुआ, मूर्धा जैसा लग रहा है, ये तो ऐसे ही पता चल गया। रा को प्रकंपित भी कहते हैं, रा को प्रकंपित भी कहते हैं, तो नोट बना के लिखते भी चलेंगे। रा को क्या कहते हैं भाई? प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित भी कहते हैं। क्लियर। अब लीजिए, ये भी मूर्धन्य है, ये भी मूर्धा है ना। तो ट ठ ड ढ अड़ा, ये पूरा टावर्ग, टावर्ग का पूरा मूर्धा। और मूर्धा क्या होता है? खष्टी सा। आपको क्या याद रखना है? खष्टी सा, रा और क्या होगा? री, र री। ये क्या है? मूर्धन्य, खष्टी सा जिसको आप कहते हैं मूर्धन। क्या होगा? सा, ये वाला सा, जीभ को थोड़ा सा मूव करेंगे, है ना, वो वाला होगा मूर्धन्य। क्लियर हो गया इतनी बात? तो मूर्धा हो गया। दंत देखें, दंत में क्या है? त वर्ग का पूरा, त थ द ध न पूरा दंती हो गया। त वर्ग का पूरा, त थ द ध न, ये पूरा हो गया। अब देखिए, सा दंती है, सा का सही उच्चारण क्या है? सा दंती है, पूरा दांत को बिठा के बोलेंगे सा आया। ल, रा को याद आया, इसको लुंठित या प्रकंपित भी कह सकते हैं, लुंठित वर्ण भी कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित रा। ठीक, बात हो गई। अब कौन कौन से हो गए भाई? देखो, दंती में कौन सा? ला जब बोलते हो खाली ला, ये ला नहीं होता है एक्चुअली, ये ला गलत है। ला ला ला, ये वाला ला होता है। ठीक, ला, इसलिए ला कौन सा वर्ण है? तो आपके टेट के लिए ये इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है, ये आपको रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ल तक हो गया आपका दंती। तो कौन सा होगा? त थ द ध न, ता था कैसे बोलेंगे? ता था दा धा न। ठीक, ये हो गया दंती। फिर क्या होगा? सा। ठीक, फिर क्या हो गया आपका? ला। क्या होगा? ला। देखो प्योर एकदम ला निकलेगा जब दांत के हिसाब से आप बोलोगे। दांत दंती इसीलिए नाम रखा गया इसका। अब आते हैं ओष्ठव, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठव। ठीक, संस्कृत का बीच बीच में ऐसे हम बोल दे रहे हैं, वैसे ही आपको यही कंठस्थ हो जाना है, सूत्र की बात नहीं। संस्कृत जब चलेगा तो संस्कृत के हिसाब से चलेंगे। प फ, देखो पावर पूरा, प फ ब भ म, पूरा पावर, प फ ब भ म। अच्छा, वा, ओट के आधार पे बोलेंगे हम लोग। वा उ, स्वर में आ जाते हैं। उ आऊ आऊ, उ आऊ आऊ, ये सब ओष्ठव है। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठव। उप ना, उ वाला पूरा स्वर, पद्यमानीय नाम पद्य, अ वाला पूरा वर्ग, वा ओष्ठव। ठीक, प फ ब भ म पूरा पावर्ग है ना। फिर उसके बाद वा भी ओष्ठव। वा बिना ओट को पकड़ लो, कोई आकार मत बनने दो, देखो बोलो, वा नहीं बोल पाओगे। उ, इसी प्रकार से उ आऊ आऊ, है ना, सही उच्चारण क्या है? आऊ आऊ। अब अगर इसको नहीं बोलते तो ये बन नहीं पाता इस हिसाब से। तो क्या हो गया? कंठ को कंठ के हिसाब से, आवाज कंठ से आएगी। अ अगर अपने कंठ को जोर से आप पकड़िए तो कहेंगे अगर कंठ को हम कस के पकड़ने से और आवाजें नहीं निकलेगी। तो कंठ का मतलब इस तरीके से नहीं, है ना, कहने का मतलब कि अगर इस तरीके से हम पकड़ते हैं अपने उसको, तो ये जो कंठ वाला पूरा का पूरा आवाज ही नहीं निकलने देगा दोस्तों, है ना, ये आवाज ही नहीं निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। लेकिन मैं बोलना चाहूँ ई, नहीं तो आजमा के देख लीजिएगा, इसलिए यह कंठ हो जाता है। तालु, जो जीभ ताल में टच करता है, चा छा जा झा, जब ताल में जीभ को टच करेगा और तब निकल गया च छा जा झा, या चावर पूरा शा। और क्या होगा? या, इचु यसा नाम, ई या ना, आई 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 आई, क्लियर हुआ? आई आई। ठीक, मूर्धा क्या होगा? ट ठ ड ढ, ट वाला पूरा ट ठ ड ढ। मूर्धन्य होता है र भी, खष्टी सा भी, जिसको आप कहते हो मूर्धा सा कहलाता है, और री भी, र री। ठीक, क्लियर हुआ? दंत में त थ द ध न पूरा दंती, पूरा तावर पूरा, और सा भी दंती में आता है। वैसे जानते हो दंतोष्ठ भी कहते हैं, सा को दंतोष्ठ भी कहते हैं, दंत ओष्ठ में भी रखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से ता था दा धा ना, और सातवां ही गया। ल भी क्या है? दंती है, ला बोलते हैं, ल नहीं है, ला। क्लियर होगा? ये आपके टेट और सुपर टेट में ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, ये ल। आगे आते हैं ओष्ठव, प फ ब भ म, पूरा पावर्ग, प फ ब भ म, वा उ ओठ का इस्तेमाल होता है, ओष्ठव। ये बात पूरी क्लियर हो गई उच्चारण स्थान की, स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण का स्थान की बात हो गई। हा हमेशा क्या होता है? कंठ होता है। ह आ देखो कंठ है,
क्लियर। अब बात हम करते हैं घोष और अघोष की, घोष और अघोष की। अब देखो कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक बनाए हुए हैं घोष वाले में, वो कहते हैं कि जैसे अगर हम उस व्यंजन संयुक्त उस व्यंजन की बात छोड़ देते हैं, संयुक्त में अगर देखते हैं तो उसको एक सूत्र से ये लोग नवाजे हैं, कहते हैं 1 2 और 3 4 5। इसका मतलब है कि क वर्ग और का पूरा इस रो में और फिर खा का पूरा इस रो में। जैसे कचटतप खचटतप, क च ट तप, क च ट तप। संस्कृत में कहते हैं कु चू टू तू पू। इसी प्रकार से टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, है ना। फिर ख छ ठ तफ, खचटतप कुछ है कि खचटतप कचटतप। ये क्या है, कचटतप आपका पूरा, खचटतप आपका दूसरा रो। ठीक, अब इधर आ जाते हैं गजड़दब घजड़दब और इमंगलनम, गजड़दब घजड़दब और इमंगलनम। ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ, बा इधर है, भा इधर बोल रहे हैं ना। फिर ई न न म इंगलनम, कहते इमंग इमंगलनम, इस तरीके से बोल देते हैं। ये बात क्लियर हुई। आगे आते हैं तो यही सूत्र कुछ ऐसे बना देते हैं। अब ये वाला हो जाता है ग, का खा ग, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, फिर घा, फिर अंगा वाला रो। ठीक, ये सीधे सीधे। तो का के नीचे इस तरह के कचटतप खचटतप गजड़दब घजड़धब और इमंगलनम। बात क्लियर हुई। तो कहने का मतलब फिर से आते हैं तो घोष, अब समझते हैं कि घोष होता क्या है। ठीक, ये तो हमने, जिनको आ रहा होगा उनको तो मजा आ गया होगा, लेकिन अब जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए क्या किया जाए दोस्तों, उनके लिए सबसे बढ़िया अब समझें घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झनकृत हो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झनकृत हो उसे कहते हैं घोष। झनकृत से तात्पर्य है घरघराहट की आवाज, घ ह, है ना। जैसे देखो ग घ अंगा च छ छ, मतलब यहां से आवाज भां भां करके आती, बेस लेके आती, घ घ घ, इस तरह के फटे बांस जैसी, है ना। वो क्या हो गया, घोष लिए होती है, घरघराहट। घोष का मतलब जस्ट समझ लो आप, घरघराहट लिए होती, घा, इस तरीके से। ठीक है। और बात करते हैं हम अघोष की, जिसमें घरघराहट ना हो, जिन वर्णों में वो उस तरीके की स्वर तंत्रिका झनकृत ना हो, वो क्या कहलाती हैं, अघोष कहलाती हैं। जिसमें घ घ इस तरीके की आवाज, जो ढे ढे नहीं आती इस तरीके की आवाज, ये वाली बात ना निकले, जिसे फटे बांस जैसी वो आवाज ना निकले। क्लियर है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अघोष हम पहले पढ़ते हैं। अघोष, अघोष का इसका होगा का नीचे वाला रो, खा का नीचे वाला रो, जिसको कहते हैं कचटतप खचटथप, कचटतप खचटतप, कचटतप कचटतप। ये क्या है, पूरा घोष है। खचटथप ये भी क्या है, घोष है। ये देखो मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, ये इसी के अंतर्गत है। ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये वाला पूरा ब्लॉग है, ये ध्यान से देखना। ये क्या है, कचटतप और खचटथप। अभी इसको रखने दो, अभी इसको रहने दो, उस व्यंजन जो होता है अभी रहने दो। ठीक है। अभी हम चलते हैं सिर्फ किसमें, जो उस तरीके के व्यंजन है जो उसके पहले है ना, जिसे स्पर्शी कहते हैं या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आइए, अगर बात समझ में आ गई हो अघोष की तो हम घोष पे चलते हैं। दोस्तों बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है। और ये एक बार वीडियो देखेंगे, जिनके क्लियर नहीं है वो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, और जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं, उनके लिए रामबाण है। पूरा वर्णमाला यही खत्म, घोष अघोष जो अलग अलग लिखवाया जाता है। और आपसे डेफिनेशन पूछता नहीं, डेफिनेशन को मैं अपने मुख से उसको वर्णित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और वही चीजें आप किताब में पढ़ते हो, वही चीजें आपको आसानी से मिल जा रही हैं। आइए घोष की बात करते हैं। घोष की बात क्या होगी, क वर्ग का नीचे वाला का करो, ग ज ड द ब गजड़दब, ग ज ड द ब गजड़दब। क्या हो गया, घोष। घ झ ढ ध भ घझड़धब, घोष। इमंगलनम, इमंगलनम, इंगड़नम, इंगड़नम, इंगड़नम। ये क्या हो गया, घोष। अब सुनो, अब कहता है स्वर तंत्र या झनकृत हो घोष कहलाती हैं। देखो कैसे झनकृत हो रही, ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म। ये स्वर तंत्र या झनकृत हो रही है कि नहीं। आइए अभी हम इसमें पढ़ते हैं, इसको देखो, क ख क ख च छ ट ठ त थ प फ। इसमें अच्छा चलो एक एक वर्ण को लेते हैं। अब देखो घोष और अघोष को लेते हैं। इससे क्या होगा, वर्णों को आप अपने मुख से बोल करके एग्जाम में अपने ऑप्शन को सही कर सकते हो। ठीक है। तो क ग दोनों में अंतर देखो, क ग फिर आते हैं ख ग। देख लो इसमें बेस लिए हुए आपका क्या होता है, ये स्वर तंत्रिका झनकृत हो रही है, बेस ले रही, घा घा कर रहा है। ठीक, क घ ख घ अंतर हो रहा है। ठीक, आते हैं क न
ख ङ, सही से उच्चारण करिए, देखिए आपको खुद ही आंसर देगा, खुद ही अपना घोष अघोष बताएगा, किसमें घोष है किसमें अघोष। ये पूरा हो गया आपका पूरा ये कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के अंतर्गत आने वाले में वो जो आपके व्यंजन वर्ण के होते हैं। ठीक, अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, अब आते हैं स्वर में। अब किसकी बात करेंगे हम? स्वर की। इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम ऊष्म व्यंजन, चलो ऊष्म से ही प्रारंभ कर देते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से ऊष्म व्यंजन किसे किसे कहते हैं भाई? देखो श श स, ठीक, स स स, कौन सा सा होगा बताइए, कौन सा सा होगा? ये होगा तालु मूर्धा दंती, तालु मूर्धा दंती। अब देखो सा भी आपका अघोष आएगा, शा सा सा, सा सा, देखो शा सा सा, तीनों सा में अंतर है। तीनों सा में क्या है? ये ऊष्म तो है ही है, ऊष्म तो है ही है, लेकिन ये क्या है? अघोष है। लेकिन आइए हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, अंतस्थ में होता है य र ल व, तो य र ल व स्वर तंत्रियां झनकृत हो रही हैं और ये घोष है। बोलो, इसको बोलिए, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जितनी बार मैं दोहरा रहा हूं इतने में तो आपको रट जाना चाहिए, पुराने बच्चों को तो मजा आ जाएगा इसमें, मुझे पता है। ठीक है, तो ठीक है, य र ल व, ये क्या है भैया? ये घोष है। क्या है? घोष है। बोल के देखो, य र ल व। लेकिन आइए यहाँ चलते हैं ऊष्म में, श शा शा, श सा शा, श शा सा, तीनों सा में अंतर है घोष अघोष के आधार पे। तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं आपके कैसे होते हैं भाई? अघोष होते हैं। और जितने आपके अंतस्थ व्यंजन है वो कितने, वो किस में आते हैं? घोष में आते हैं। उस व्यंजन के साथ में सा 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 हा भी आता है, हा भी आता है, लेकिन हा जो है आपका किसमें होता है? घोष में। हा बोलो, हा देखो घोष है। ठीक है, तो हा घोष में रख देंगे। बोलना सही उच्चारण करना आपको आना चाहिए, सही से उच्चारित करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आंसर दे जाएगा। अब बात करते हैं हम स्वर की। जितने भी स्वर होते हैं, जितने स्वर दिखेंगे आपको, जितने स्वर हैं, ये सीधी सी बात आप जान लो घोष है, अघोष नहीं होते। जैसे देखो आ ई आई औ औ उ री, ये सब सारे स्वर जितने आते हैं वो कितने किसमें होते हैं भाई? घोष में होते हैं। नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। बात समझ में आ गई? जितनी स्वर स्वर होते हैं, स्वर की संख्या 11 मैंने बताया, और सब किस में आते हैं? घोष में आते हैं। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अघोष और घोष की। अब आते हैं किसे कहते हैं? स्पर्श। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? क चट तप वाला पूरा वर्ग ले लीजिए, क चट तप, ख छ। अब ये देखो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा आएगा? स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि कौन कौन से व्यंजन स्पर्श कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, का वर्ग पूरा का से लेके मां तक, का से लेके स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं भाई? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का से लेके मां तक, देखो स्पर्श व्यंजन में बना है। अब कैसे होगा? ये पूरा स्पर्श व्यंजन का है ब्लॉक, देखो ये ब्लॉक पूरा स्पर्श व्यंजन का है और ये ब्लॉक पूरा स्पर्श व्यंजन का है ना। देखो हम सिर्फ स्पर्श व्यंजन की बात अभी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं स्पर्श व्यंजन कौन से कहां तक है। तो स्पर्श व्यंजन में देखेंगे, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ये स्पर्श, ये स्पर्श, ध्यान पूर्वक बस वीडियो देखना। स्पर्श व्यंजन में क्या है? क च ट त प, या क ख ग घ अंगा। देखो स्पर्श व्यंजन ये दोनों, ये इतना स्पर्श, ये वाला इतना स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख, फिर देखो इसका ग घ अंगा, और कहीं स्पर्श नहीं दिख रहा, चार्ट उसी आधार पे बना है। फिर देखो च छ, फिर क्या है? सा है क्या? ध्यान से देखना, नहीं है, ब्लॉक बना हुआ है स्पर्श में। फिर क्या? च छ ज झ इया, ये ज झ इया। आगे चलते हैं, फिर देखो ट ठ, स्पर्श में देखो ट ठ, फिर देखो ड ढ अड़ा, स्पर्श का है। ठीक, फिर क्या है स्पर्श में? त थ, स्पर्श का त थ, फिर स्पर्श में देखो द ध न, फिर देखो स्पर्श में प फ, फिर देखो स्पर्श में ब भ म। कहने का मतलब काखा गागा अंगा, चाछा जाझा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना, और पाफा बाभा माँ। कहने का मतलब का से लेकर माँ तक वर्ण कैसे होते हैं? स्पर्श व्यंजन। का से माँ तक क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। क्लियर? क्लियर हो गया होगा? तो का से लेकर माँ तक जितने वर्ण होते हैं व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, हम तो यही समझेंगे, आ गया, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं ऊष्म की। ठीक, ऊष्म की अभी हम सब संयुक्त करके बताएंगे कौन से वर्ण ऊष्म भी होते हैं,
कौन से महाप्राण भी होते हैं, कौन से घोष भी होते हैं, सब मिक्स करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, और इस चार्ट को नोट डाउन करके एक बारी मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा। कभी गलत नहीं होगा आपका वर्णमाला, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा बस। अब आइए हम बात कर रहे हैं ऊष्म का। सा ये ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन में सा और हा। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितने हैं? सा और हा। इसी प्रकार से अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ ले, स्पर्श व्यंजन की संख्या तो 25, का में पूरा 5, फिर खा में पूरा 5, फिर गा में पूरा 5, फिर घा में पूरा 5, अंगा में पूरा 5, 5 बच्चे 25। तो स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या 25 और ऊष्म व्यंजन में वर्णों की संख्या 4। क्लियर हो गया? क्लियर? एक तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन जहां से बनने हैं एक भी छूटेगा नहीं। आइए आगे चलते हैं। तो ऊष्म में आपने देखा, ठीक, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। आप हमें बताइए ये सा अल्प प्राण है कि महाप्राण? ये सा ये घोष है कि अघोष है? तो आप कहेंगे कि सा क्या है? अघोष है। ह क्या है? घोष है। जबकि ये चारों क्या है? चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन में सा अघोष है, हा क्या है? घोष है। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। आइए, ऊष्म भी क्लियर हो गया, स्पर्श भी क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण और अनुनासिक के वर्ण, अनुनासिक वर्ण जिसे कहते हैं, और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? हाँ, एक चीज और है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या। अंतस्थ व्यंजन संख्या बराबर 4। कौन कौन सा है? या, व, र, ल। यारा लावा या वारा लाव। क्लियर हो गया? रा को प्रकंपित भी कहते हैं, लुंठित वर्ण भी कहते हैं। पार्श्विक वर्ण ला है, पार्श्विक वर्ण ला कहलाता है। यारा लावा, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों? अगर क्लियर हो गया तो आगे चलें, आगे चलें। ओके, ठीक है। अभी हम अंतस्थ भी देख लिए। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। यारा लावा को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये रहा। ठीक, आइए अब चलते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण पर। इतना नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, इसको लाइए रफ कर देते हैं ताकि हमें समझाने का और लिखने का मौका मिले। अल्प प्राण में, अल्प प्राण क्या होगा भाई बताइए? अल्प प्राण में देखिए क च ट तप, क च तप। पहले तो आप ये समझ लें अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। और इसके पहले एक चीज और, अगर इतना बता दिए हैं तो हमने अनुनासिक नहीं बताया। अनुनासिक के वर्ण, अनुनासिक, अनुनासिक को क्या कहते हैं? ये 5 अनुनासिक क्या होते हैं? 5। जैसे अनुनासिक से मतलब होता है जो नाक से उच्चारित होता है, ङा, णा, ना, मा, है कि नहीं? जो नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण है क्या कहलाते हैं? अनुनासिक के। नाक से उच्चारित होने वाले वर्णों को अंगा, स्वर में क्या आएगा? अंगा। क्लियर हो गया? तो ये अनुनासिक के है। तो क्या क्या आएगा भाई? ङा, या, और इसको ला नहीं कहते, जो हम लोग को बचपन में पढ़ा दिया गया है। बच्चों को आप पढ़ाते समय, भविष्य के आप आगामी अध्यापक हो, बच्चों को पढ़ाते समय वर्णों का सही प्रोनाउंसिएशन दोस्तों बता देना, बच्चा हिंदी में महारत हासिल कर लेगा। पूरा का पूरा वर्णमाला कक्षा 8 में खत्म कर देगा। जो आज लोग टेट में, सुपर टेट में या वनडे के एग्जाम्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, हिंदी कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट में भी होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है सीटेट में, कहता है जब बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता है या नहीं समझ पाता है, ठीक, कहते हैं बच्चा जब किसी चीज को समझ नहीं पाता है तो इस कंडीशन में एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है, पेडागोजी होती है। तो कहते हैं कि उससे क्लास से नाम काट के निकाल देंगे, उसका प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, उसके माँ बाप से उसको सुधार करने के लिए कहेंगे। तीसरी बात, वह उसकी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह कैसे उनमें सुधार लाए, इसकी आवश्यकता है। यही ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। तो किस आधार पे ये बात आप कहते हो? क्योंकि ये इस आधार पे आप कहते हो क्योंकि बच्चा जब 1 से 5 तक में सीधी बात एनसीएफ
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में साफ साफ कहा कि बच्चा विद्यालय में आने के पहले 2-3 भाषाओं का ज्ञाता होता है, मर्मज्ञ ज्ञाता होता है, 2-3 भाषाओं के साथ विद्यालय में आना प्रारंभ करता है और बच्चे की गलती एकदम नहीं होती, क्योंकि उसका दिमाग जो होता है एकदम कोरा कागज होता है। रूसो ने कहा वैश्य समाज उसे स्वार्थी अनैतिक बना देता है, उसे परतंत्र बना देता है, झूठा बना, यही समाज जिम्मेदार है, बच्चा नहीं। बच्चे को जिस परिवेश में ढालेंगे बच्चा वैसा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो इतनी आप देखिए कि जब बच्चे को आप सही प्रोनाउंसिएट करना सिखा दोगे तो आगे उसके लिए कोई समस्या ही नहीं। बाद में यही चीज आके आपको ये पढ़ाना पड़ता है, ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कक्षा 7-8 के बच्चों को जानना चाहिए और आगे उनका कंपटीशन सरल हो जाता। तो चलिए बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करोगे। आज जब अध्यापक बनोगे तो बच्चों को इस आधार पर पढ़ाओगे। ठीक। अब अनुनासिक के वर्ण हो गए, जितने भी नाक से उच्चारित होंगे, या ड अड़ा करते थे तो बच्चा आज तक अड़ा को जान ही नहीं पाया, उसको आज रटता है, अड़ा को कहते हैं अनुनासिक वर्ण। सीधी सी बात है, ड़ा का अगर प्रोनाउंसिएशन आप बताते हो ऐसे ड़ा ड़ा, ये है ड़ा, ठीक है ड़ा। और ड़ा क्या है? एक तो घोष है, ड़ा ड़ा ना, घरघराहट के साथ स्वतंत्रिका झंकृत होगी और उसके बाद ये क्या अनुनासिक वर्ण है। क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। तो ड़ा ना मा, ठीक, ये क्या है? अनुनासिक वर्ण। व्यंजन की बात हो गई। आगे आए, आगे चले। चलिए अब आते हैं अल्पप्राण महाप्राण। तो हम आपको बताने वाले हैं कि अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। अल्पप्राण किसे कहते हैं दोस्तों? अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिसमें जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में दम लगता हो, मतलब प्राणवायु निकलती हो, कहने का मतलब कि हमें ज्यादा एनर्जी लेता हो, है ना, वायु जो है बाहर निकलता हो, हृदय से, फेफड़े से ज्यादा वायु निकलता हो और दम लगता हो। जैसे देखो ख क, बताओ दोनों को बोलने में किसमें ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही? क ख। आप बोल के देख लो, अभी अभी बोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि अल्पप्राण क्या। अल्पप्राण मतलब जिसमें कम प्राणवायु निकले, है ना, कम प्राणवायु निकले, कम एनर्जी निकले, कम दबाव हो प्राणवायु का, और जिसमें प्राणवायु का ज्यादा दबाव होगा महाप्राण होगा ना, महाप्राण। तो अल्पप्राण महाप्राण में बस इतना अंतर। जैसे क अल्पप्राण है, ख ज्यादा एनर्जी वो करता है तो ये महाप्राण। इसी प्रकार से हा महाप्राण, आप बोल के अब देखिए, ग कम है अल्पप्राण, घ ज्यादा एनर्जी कर रहा है, ज्यादा ले रहा है, तो घा हो गया क्या? महाप्राण। अल्पप्राण यहाँ सीधी सी बात है, आप आराम से बोल लेते हो जिन वर्णों को, क्या होगा? अल्पप्राण। जिनको थोड़ी सी बोलने में एनर्जी ज्यादा लगती होगा महाप्राण। अब देखो अल्पप्राण में य र ल व, ये अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन होता ही होता है, और ये क्या होता है? अल्पप्राण होता है। य र ल व एक ही बोल दोगे, लेकिन ह या र, तो जैसे हा बोलते हो ना, हा ये महाप्राण होता है, हा के बाद खुद ही टूट जाती सांस, तो कहने का मतलब ज्यादा एनर्जी लेता है। तो अगर हम एक यूं ही नजर से देखे जाए, अगर हम लोग देखें तो आप हमको बताइए कि वह कौन कौन से वर्ण होंगे, है ना, जो कौन कौन से वर्ण होंगे जो आपको ये बताते होंगे कि जिसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो अगर एनर्जी ज्यादा लग रही होगी तो महाप्राण होगा, कम लग रही होगी तो अल्पप्राण होगा। देखो क ख, इसका मतलब क में ज्यादा लग रहा है तो का कैसा वर्ण होगा? का अल्पप्राण होगा, खा महाप्राण होगा। ठीक उसी प्रकार से ग अल्पप्राण, घ महाप्राण। इसके लिए भी लोग कोड तैयार किए हैं, क्या कि 1 मतलब कि पहला ये का वर्ग का, और फिर तीसरा और चौथा, वो जो स्पर्शी व्यंजन है ना, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन की, तो सॉरी संयुक्त नहीं, स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। तो उसमें क्या हो गया? 1 3 5 ये, 1 3 4 ये, और कहते हैं ये हो गया आपका दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, ये पांचवा है, सॉरी ये पांचवा था। ठीक, कहते हैं पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा स्पर्श व्यंजन का ये पहला तीसरा पांचवा जो रो में होता है ये वर्ण, ये कैसा कहलाता है? ये अल्पप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। यही लोग कोड निकाले हैं। ठीक, तो हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं, हम तो बोल के जान लेंगे, हमें रटने की जरूरत नहीं कि हमारा एग्जाम में गलत हो। इतने वर्ण है, कौन कौन से वर्णों की क्या क्या चीज रटोगे, लेकिन अगर हम समझे हैं, उसको सही से उच्चारित किए हैं तो हमारा गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। फिर देखिए छ में ज्यादा एनर्जी लग रही, च में अल्पप्राण, छ में महाप्राण। फिर लिखिए ज में कम लग रहा है अल्पप्राण, झ महाप्राण, इया अल्पप्राण। ठीक, उसी प्रकार से हमने अंतस्थ बताया, अंतस्थ जो होते हैं य कम एनर्जी लगती है, ये आपका क्या होगा? अल्पप्राण। फिर उसके बाद ट अल्पप्राण, ठ महाप्राण, श उस व्यंजन जितने होते हैं वो महाप्राण होते हैं, उस व्यंजन जितने हैं वो महाप्राण होते हैं। शा शा शा
इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये क्या है, महाप्राण है, ऊष्म व्यंजन महाप्राण। तो लिख दें ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं, और क्या है, अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ